जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो देखिए साथियों, मैं आपके लिए आज नए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। एनसीईआरटी और बीटीसी पर जितने सारे पैटर्न हैं उसी पर आधारित मैं आज की क्लास में प्रश्नों को लिए हैं। कुछ प्रश्न इतिहास के भी हैं और कुछ प्रश्न जो हैं साइंस के हैं। तो मैं आपको ये सारे प्रश्नों को कराऊंगा आज की क्लास में। उसका विस्तार पूर्वक चित्रात्मक तरीके से आपको समझाने का प्रयास रहेगा। तो आप इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपको हमेशा एजुकेशन से संबंधित जितने सारे एग्जाम होते हैं उसी से रिलेटेड जो है प्रश्नों को कराता है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप इस चैनल पर विजिट किए हैं। तो आप इस चैनल पर अपना समझकर, अपना परिवार समझकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास, भाई बहन जैसे आपके दोस्त जो होंगे तैयारी करते हैं उनके पास भी शेयर करने में ज़रूर हेल्प कीजिए, एक दूसरे से हेल्प कीजिए। तो मैं आपके लिए यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है ये अभी तो नोटिफिकेशन कुछ दिन में आ ही जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जो पढ़ने की तरीका है आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और एग्ज़ाम आपका अगस्त में संभावित है कि होने वाला है। तो इसी पर मैं आपके सारे लेक्चर, जितने सारे प्रश्न होते हैं मैं आपको अब करा रहा हूँ। और आपका मेरा जो मेन मोटो है कि आपकी सफलता मेरे लिए बहुत सराहनीय है। तो आप इस बार किसी तरह जो बिहार शिक्षक परीक्षा है आप उसमें अच्छी तरह से सफलता हासिल करें। ओके, तो आते हैं अपने प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या पहला है कि उदयपुर जो है किस राज्य में स्थित है। उदयपुर राज्य जो है किस राज्य में है? तो ए में राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब और डी हरियाणा। और तो यहाँ पे जो विकल्प जो सही होगा ऑप्शन ए जो है ये सही होगा, राजस्थान। राजस्थान में जो है उदयपुर स्थापित है। ये देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में जो दिखाया गया है उदयपुर है। और उदयपुर जो है भारत के राजस्थान राज्य का उदयपुर जिला है में स्थित एक नगर है। ओके, अब यहाँ पे रहा कि ये मशहूर भाई क्यों है। ये तो मशहूर बहुत शहर है क्योंकि यह जो है राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। कौन सा? उदयपुर जिला। ये जो है अपने इतिहास, संस्कृति और अपने आकर्षक स्थलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कौन सा जिला? तो उदयपुर जिला। इसे पूर्व की वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व की वेनिस भी इसको कहा जाता है। इसे जरूर याद कीजिएगा। पूर्व का वेनिस के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदयपुर को जाना जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। झीलों का शहर उदयपुर को ही कहा जाता है। इसे भी आप जरूर माइंड में रखिएगा। दरअसल इस शहर में बहुत सारी झील हैं। जो उदयपुर जिला है इसमें बहुत सारी झील हैं। इसमें कह सकते हैं ग्राउंड वाटर रिजर्वेशन में मदद मिलती है। जलवायु परिस्थिति को यह नियंत्रित करती है। यहाँ पे बहुत सारी झील हो गया, जैसे फतेह सागर झील हुआ, जयसमंद झील हो गया, पिछोला झील हो गया, बड़ी झील हो गया। यहाँ पे बहुत सारी जो है झीलें मौजूद है। इस उदयपुर का जो लोकप्रिय नाम है, इसका सफ़ेद शहर है। उदयपुर को सफ़ेद शहर भी कहा जाता है। उदयपुर को सफ़ेद शहर भी कहा जाता है। और उदयपुर का जो दूसरा नाम है, मेवाड़ को उदयपुर के दूसरे नाम से जाना जाता है, मेवाड़। अगर मेवाड़ आपको कोई बोल रहा है तो आपको समझ लेना है कि वह राजस्थान का उदयपुर जिला है। इतना मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। हाँ साथियों, एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जितने सारे प्रश्नों को लिए हैं क्लास 5 से लेकर 12 तक के जो क्लास होते हैं उससे रिलेटेड मैं सारे प्रश्नों को मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। जैसे साइंस हो गया, साइंस से रिलेटेड प्रश्नों को कराऊंगा। उसके बाद इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र हो गया और राज्य व्यवस्था से संबंधित सारे प्रश्नों को मैं कराने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्नों पर। देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ पे दो जो प्रश्न कर है कि भारत में कोयला निक्षेप का लगभग 80%, कितना प्रतिशत है? कि लगभग 80% जो भाग है किस प्रकार का है? बिटुमिनस है कि एंथ्रासाइट है कि लिग्नाइट है कि पिट कोयला है? तो 80% का भाग बोला है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे जितने यहाँ पे 3 कोयले का नाम दिया गया है वह आपको हम बताते। आंसर तो यहाँ पे ए ही होगा, बिटुमिनस होगा।
यहाँ पे ए जो होगा यहाँ पे बिटुमिनस ही होगा। अब देखिए कार्बन अवयव के आधार पर कोयले जो हैं 3 प्रकार के बांटे गए हैं। 3 प्रकार की इनको श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कोयला चित्र में दिखाया गया है ये बिटुमिनस कोयला है। अब बिटुमिनस कोयला क्यों है तो यहाँ पे मैं आपको बता देते हैं कि जो एंथ्रासाइट होता है उसमें जो कोयले की प्रचुर मात्रा होती है वो 80 से 90% होती है। कितना होती है तो 80 से 90% होती है। उसी प्रकार जो बिटुमिनस होता है वह 60 से 80% होता है। इसके बाद लिग्नाइट होता है यह 40 से 55% होता है। ओके, तो यहाँ पे प्रश्न में ही पूछा गया है कि कोयला निक्षेप का लगभग 80%, तो लगभग 80% दिया है तो मतलब बिटुमिनस हो जाएगा। 80 से 90% कह देगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। 55% कह देगा तो लिग्नाइट हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे बिटुमिनस कोयला का बात बोला है तो बिटुमिनस कोयला होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। बिटुमिनस कोयला जो कह सकते हैं एक नरम कोयला, इसे नरम कोयला के भी नाम से जाना जाता है। नरम कोयला भी बिटुमिनस को कहा जाता है। इसकी जो सबसे प्रचुर मात्रा होती है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में उपयोग किए जाती है। जो बिटुमिनस कोयला है यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ये बिटुमिनस जो कोयला है संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊर्जा उपयोग के लिए कोयले का जो लगभग आधा हिस्सा होता है वह पाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। अमेरिका के बाहर कह सकते हैं जैसे रूस हो गया, कोलंबिया हो गया, जैसे देश है जहाँ पे औद्योगिक ईंधन के लिए बिटुमिनस कोयले पर वो लोग निर्भर हैं। तो एंथ्रासाइट जो होता है कोयले का उच्चतम स्रोत माना जाता है, उच्चतम श्रेणी है। उच्चतम श्रेणी भी पूछा जाता है प्रश्न में कभी कभी कि उच्चतम श्रेणी कौन सा है, उच्चतम श्रेणी का कोयला कौन सा है तो एंथ्रासाइट कोयला है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा यहाँ पे जो प्रश्न करा है कि सिंगरौली जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली, यहाँ पे इस नाम को देखिएगा, सिंगरौली है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, लोहा के लिए, तांबा के लिए कि हीरा के लिए। तो सिंगरौली जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही रहा है। सिंगरौली जो है यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह कोयला उत्पादन के लिए यह जो प्रसिद्ध शहर है वह कोयले की मोटी परत पाई जाती है और मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी है। यह मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी है। सिंगरौली में क्या क्या पाया जाता है आप देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है फेमस है। तो सिंगरौली में कौन सा खनिज पाया जाता है तो सिंगरौली जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध और कोयले की माटी की परत होती है, माटी की परत पाई जाती है यहाँ पे सिंगरौली में। ओके, सिंगरौली जो है एक जिला है, सिंगरौली जो है एक जिला है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का ही जिला है और इसे हम सिंगरौली को मध्य प्रदेश की कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी कभी कभार जाइए, घूमिए अच्छे से। चौथा प्रश्न करें कि नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है। नोएडा जो है किस राज्य में स्थित है, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कि पंजाब में। तो आप लोग का आंसर जरूर आ गया होगा कि बी आंसर जो होगा सर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नोएडा शहर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। नोएडा शहर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ठीक है, क्योंकि इसे भारत का सबसे ज़्यादा हरियाली से युक्त शहर माना जाता है। किसको तो नोएडा को। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं ये नोएडा शहर है। ओके, यहाँ पर भी लिखा गया है वेलकम टू नोएडा। इसे सबसे ज़्यादा हरियाली युक्त शहर भी माना जाता है और जिसका लगभग कह सकते हैं कि 50% जो हिस्सा है हरियाली आच्छादित है और जो भारत के किसी भी शहर के मुकाबले में सबसे अधिक माना जाता है इसको। और नोएडा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है तो गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न पूछा जाता है, आता है कभी कभी कि नोएडा NOID इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो N से हो जाएगा न्यू, O से हो जाएगा ओखला, I से हो जाएगा इंडस्ट्रियल, D से हो जाएगा डेवलपमेंट और A से हो जाएगा अथॉरिटी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 5 प्रश्न करें कि भारत में सर्वाधिक सोना
किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में, केरल में, कर्नाटक में कि तमिलनाडु में? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही होगा। कर्नाटक जो है यहाँ पे जो भारत का एक राज्य है कर्नाटक, वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सोना पाया जाता है, क्योंकि भारत में सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वह है कर्नाटक। देश में सोने के 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। देश कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वह कोलार स्वर्ण होता है, कोलार स्वर्ण होता है। इसके बाद दूसरा की जो बात किया जाए वह कोलार हट्टी होता है, कोलार हट्टी होता है। और तीसरा की बात की जाए तो रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र होता है, रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो कोलार स्वर्ण और कोलार हट्टी होता है, यह जो है 2 कर्नाटक जिला में स्थित है। ये जो है कर्नाटक जो है कर्नाटक में स्थित है, ये सोना पाया जाता है। जबकि इनमें से जो रामगिरी स्वर्ण है ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, आपको तो पता चल गया अच्छे से। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो आपको कर्नाटक बताना होगा। और यहाँ पे 3 प्रकार के सोने स्थापित हैं, कोलार स्वर्ण, कोलार हट्टी और रामगिरी स्वर्ण। कोलार स्वर्ण और कोलार हट्टी जो है कर्नाटक में पाया जाता है। 2 प्रकार के यहाँ पे कोयले पाए जाते हैं, और माफ कीजिएगा कोयले नहीं, सोना पाया जाता है। और रामगिरी जो स्वर्ण है सोना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ओके, इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे जो 6 प्रश्न कर रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? क्योंकि ये जो बॉक्साइट है अयस्क है, किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ओके, तो इसी का पूछ रहा है कि सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है कौन सा है? तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के डी में दिया है महाराष्ट्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा जो राज्य है वह बॉक्साइट का सबसे उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। और जो भारत के कुल उत्पादन का आधा से अधिक हिस्सा जो है ये योगदान करता है। आधा से अधिक हिस्सा, सोच सकते हैं आप कि आधा से अधिक हिस्सा जो है उड़ीसा अकेले ही बॉक्साइट का उत्पादन करता है। अब यहाँ पे रही बात कि चलिए ठीक है, ये तो राज्य हो गया सर, राज्य बता दिए। लेकिन अब हम विश्व की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में बात करें कि उसका उत्पादक देश जो है कौन सा है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है बॉक्साइट का करता है। और दूसरा कौन सा? ये तो पहला हो गया ऑस्ट्रेलिया। अगर दूसरा की बात करेगा तो वह है चीन, वह है चीन। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा बॉक्साइट उत्पादक करने वाला देश कौन सा हो जाएगा? चीन। ऑस्ट्रेलिया कौन सा हो जाएगा? जो हो जाएगा पहला हो जाएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, 7 नंबर प्रश्न पर। देखिए ये भी बहुत अच्छा फिगर है। 7 जो प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में कि बिहार में, राजस्थान में कि तमिलनाडु में? तो यहाँ पे जो होगा ए विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा। ये असम का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि असम जो है दुनिया भर में चाय की खेती के लिए सबसे मशहूर माना जाता है, क्योंकि चाय की खेती जो है असम में सबसे ज़्यादा होती है। और इसे 7 बहनों के रहस्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि 7 बहनों का प्रवेश द्वार, 7 बहनों का प्रवेश द्वार जो है किसे कहा जाता है? तो असम को ही कहा जाता है। असम की राजधानी दिसपुर है और उपनगर जो है गुवाहाटी क्षेत्र है। ओके, असम की राजधानी दिसपुर है और उपनगर जो है गुवाहाटी क्षेत्र है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है इसको भी आपको बता देते हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीश मुखी हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन से? तो जगदीश मुखी हैं। ओके, क्लियर हो गया आप लोग का? आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर। सारे प्रश्नों को मैं डिटेल से आप लोग के समक्ष पेश बता दे रहे हैं, जिससे आपको अच्छे तरीका से जानकारी होगा। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सारी प्रश्न जो होंगे आपके याद हो जाएंगे सुनने से। 8 प्रश्न यहाँ पे कर है कि किस खनिज को
तरल सोना कहा जाता है। तरल सोना, ये तरल सोना होता क्या है इसको भी हम बताएंगे। कोयला, तांबा, सोना और पेट्रोलियम। तो डी विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, पेट्रोलियम होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोलियम को उच्च व्यवसायिक मूल्यों के कारण इसे तरल सोना भी कहा जाता है। तरल सोना किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पेट्रोलियम का द्रव सोना या तरल सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को ही, क्योंकि यह जो है तरल अवस्था में पाया जाता है और पेट्रोलियम की कीमत जो होती है अधिक होती है। आर्थिक रूप से बात करें तो यह जो है बहुत मूल्यवान होता है, ठीक है, इसलिए हम लोग पेट्रोलियम को तरल सोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब तरल सोना का दूसरा नाम क्या है? तरल सोना का दूसरा नाम क्या है? तो तरल सोना का जो दूसरा नाम है उसे हम खनिज तेल भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, इसे भी आप जरूर याद करिएगा। तरल सोना का दूसरा नाम खनिज तेल है। इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तरल खनिज होता है और ये बहुत उपयोगी होता है, इसलिए पेट्रोलियम अथवा चालक शक्ति भी इसके अंदर होती है, इसलिए पेट्रोलियम को हम तरल सोना कहते हैं। या कभी कभी खनिज तेल भी दे देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। 9 प्रश्नों को देखिए। 9 प्रश्न कर रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अननवीकरणीय स्रोत है? जल, सौर, ताप और पवन। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया है सी नंबर, ये बिल्कुल सही हो रहा है। ऊर्जा का अननवीकरणीय स्रोत पूछा है तो वह क्या होगा? टेम्परेचर होगा, ताप होगा। आगे देखिए प्रश्न पे आते हैं 10। यहाँ पे जो 10 प्रश्न कर रहा है कि इली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दली होना चाहिए, यहाँ पे दली होना चाहिए। दली राजहारा, दली राजहारा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तांबा, लौह अयस्क, बॉक्साइड और डी में दिया है कोयला। तो ए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, लौह अयस्क पाया जाता है। दली राजहारा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दली राजहारा में लौह अयस्क पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे एक बात रही कि दली राजहारा ये क्यों प्रसिद्ध है, ये है क्या भाई? तो दली और राजहारा दोनों अलग है। दली कहें और राजहारा, ओके, ये दोनों हैं। दली और राजहारा लौह अयस्क की खदानों के लिए मशहूर हैं। भारत सरकार जो के द्वारा अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 1955 में, मतलब 1955 में दली राजहारा की खदानों में लौह अयस्क का निर्यात होता रहा है। तो 1955 जरूर आप इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क होते हैं, जैसे हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत हो जाता है, डोलामाइट होता है, चूना होता है, अन्य कच्चे मालों का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए प्रश्न 11 का है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? कोयला खदान वह कौन सा है जो झारखंड में स्थित नहीं है? तो बोकारो हो जाएगा, गिरिडीह हो जाएगा, सिंगरौली हो जाएगा और डी में झरिया हो जाएगा। तो सिंगरौली यहाँ पे सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि सिंगरौली के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि सिंगरौली क्या है। आपको सारा चीज सिंगरौली के बारे में बताएं तो पीछे का लेक्चर आप देखें हैं तो सबसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सिंगरौली जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। हाँ, सारी चीज मैंने आपको बता दी है। और सिंगरौली जिला को मध्य प्रदेश की राजधानी भी कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12 प्रश्न कर रहे हैं। यहाँ पे जो 12 नंबर जो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पे कि शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने पर दृश्य को। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक जो होगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, कर्नाटक, क्योंकि जो पहले शिवा समुद्रम जो जल प्रपात है ये जो है कर्नाटक के चामराजनगर जिले में झरना है। कौन सा है कर्नाटक के? तो इस चीज को याद करिएगा, चामराजनगर। अब नाम आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, माफ कीजिए साथियों, यहाँ पे यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे याद कीजिएगा चामराजनगर, चमारनगर नहीं चामराजनगर याद करिएगा।
यहाँ पे जो है इस जिले में ये झरना क्या है, स्थापित है। कौन सा, तो शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ठीक है, यह भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी पर है, तो ये नदी जरूर याद कीजिएगा, कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका उपयोग जो है जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 98 मीटर है। कितना मीटर है, तो इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13 प्रश्न पे। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 13 प्रश्न जो है कि निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव ये होता क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो ए ऑप्शन लाउड स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी एम्पलीफायर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो दोस्तों होगा ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। यहाँ पे देख सकते हैं ये पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है। अब पीजो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ होता क्या है, यह आपके मन में आ गया होगा प्रश्न। तो देखिए साथियों, पीजो इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है एक ऐसी सामग्री होती है ये वाला, जो यांत्रिक तनाव के आवेदन पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। यांत्रिक तनाव के आवेदन पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकती है। अगर हम यहाँ पे ठेस भाषा में बात करें तो ये पीजी इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है वह क्वार्टार्ज होता है। आप समझ गए होंगे, क्वार्टार्ज। ओके, क्वार्टार्ज ये होता है, इसे आप जानते भी होंगे। और ये जो है तंत्र में तनाव के आवेदन पर इलेक्ट्रॉन के संचारण के कारण विद्युत आवेश का विकास में शामिल होता है। ओके, और इसमें कुछ ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जैसे क्रिस्टल हो गया, अस्थि हो गया, डीएनए हो गया, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या जैविक पदार्थ कह सकते हैं। यांत्रिक प्रतिबल लगने पर उन आवेशों को यह एकत्रित करता है। इसी को ताप विद्युत या हम इसे पीजी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14। यहाँ पे देख सकते हैं 14 प्रश्न करा है कि अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ते हैं, जब अस्थायी चुंबक होता है हम इसे दो भागों में तोड़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है। तो यहाँ पर भी ये आपको दिमाग में आ गया होगा कि सर अस्थायी चुंबक होता क्या है, ये अस्थायी चुंबक कौन कौन से होते हैं। चलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ए ऑप्शन पे चलते हैं कि दोनों भागों में चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। बी कह रहा है कि प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि प्रत्येक भाग में केवल एक ही ध्रुव होता है, यहाँ पे ध्रुव होता है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होता है। चुंबक होता है, चुंबक ऊपर नीचे होता है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव होता है। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो रहा है। अब रहा बात कि अस्थायी चुंबक होता क्या है। तो अस्थायी चुंबक उस चुंबक को कहा जाता है जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुणों को दीर्घकाल के लिए बनाए रखता है। और अपने जो चुंबक होते हैं यह विभिन्न प्रकार के चुंबक होते हैं, जैसे कार्बन, कोबाल्ट, मिश्र धातु के बने होते हैं, जैसे लोहा, एल्युमिनियम आदि के द्वारा जो है बनाए जाते हैं। इसका उदाहरण कह सकते हैं तो लोहा हो सकता है, निकल हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। ये जितने सारे हैं ये अस्थायी चुंबक के उदाहरण हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 15। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 15 प्रश्न करें कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापनों के लिए आमीटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो विद्युत परिपथ होता है उसमें ये जो आमीटर लगा हुआ है इसे मापने के लिए क्यों किया जाता है। आप कहीं कहीं जरूर दुकान पे जाते होंगे तो इस आमीटर का उपयोग देखते होंगे कि कितना इसके अंदर जो बिजली प्रवाहित हो रहा है, चाहे घर पे भी लगा होता है। हम अगर देखते हैं आमीटर लगा होता है तो कितना जो है बिजली का प्रवाह है वह देखने को मिलता है। तो यह क्या करता है, धारा को मापता है, वोल्टता को मापता है कि पावर को मापता है, ऊर्जा को नापता है। तो धारा को मापता है। जो दो तार होते हैं, एक रेड कलर का, एक जो होता है ब्लैक कलर का। तो एक होता है गर्म तार होता है, एक होता है ठंडा तार होता है। तो ये जो दोनों सबसे जो मेन लाइन होता है ये आमीटर में आ जाता है। आमीटर जो वहाँ पे जोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि आमीटर में कितनी धारा जो है प्रवाहित हो रहा है, 250 वोल्ट हो रहा है कि 300 वोल्ट हो रहा है कि 150 वोल्ट हो रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे बताता रहता है। तो वहीं जो है धारा के प्रवाह को नापता है आमीटर। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी
ध्यान में रखना होगा कि विद्युत परिपथ में आमीटर को क्यों लगाया जाता है, ये भी प्रश्न आया होगा। तो विद्युत परिपथ में आमीटर को जो है या डीसी और विद्युत प्रवाह के नापने के लिए इसको हम जो है विद्युत परिपथ में लगाते हैं। आगे देखिए प्रश्न आते हैं वो 16 प्रश्न कर रहे हैं कि उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। जो उच्च टेम्परेचर होते हैं, हाई टेम्परेचर होते हैं, उसको किससे नापा जाता है? तो यहाँ पे देखिए साथियों सेल्सियस दिया है और यहाँ पे फ़ारेनहाइट है दिया है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बहुत डिफरेंट होता है। ए ऑप्शन कर रहा है कि पारद थर्मामीटर, बी कर रहा है कि प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, सी ताप विद्युत पायरोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ताप विद्युत पायरोमीटर। उच्च जो टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं वह ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा नापे सकते हैं। वहीं जिसको हम तापमापी थर्मामीटर भी कह सकते हैं। तो थर्मामीटर क्या है? तो यह ताप की प्रवणता को मापने का काम करता है और यह भौतिकी की वह शाखा के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, कि जिसमें तापमान की विधियों पर विचार करे और मनुष्य के शरीर के अंदर ताप मापने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहा जाता है। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 17 प्रश्न करे कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति क्यों नहीं होती है? अगर मानव शरीर से गुजरने वाली जो धारा का परिमाण हो रहा है यदि निम्नलिखित हो, 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है, तो हमको उसकी आघात की अनुभूति क्यों नहीं होता है? मतलब अगर हम उसको छू रहे हैं, धारा जा रही है, अगर एक बाइक हम किसी तार को छूते हैं तो करंट मरता है, उसमें करंट लग जाता है, हम लोग वहाँ से झटका देता है। तो वही कह रहा है कि मानव शरीर में गुजरने वाली जो धारा है, मानव शरीर में जो गुजरने वाली धारा है उसमें आघात की अनुभूति क्यों नहीं होती है? तो यहाँ पे 1 एम्पियर से कम होता है, 1 से 8 एम्पियर होता है, 8 से 15 एम्पियर होता है कि 15 से 50 एम्पियर होता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो साथियों सही हो रहा है ऑप्शन ए सही होगा, 1 एम्पियर से कम होता है। मानव शरीर में गुजरने वाली जो धारा का परिमाण होता है यदि 1 एम्पियर से कम होता है तब आघात की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है, इस चीज को आप जरूर याद कीजिएगा, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वह कितना होता है? 10,002 होता है। कितना होता है? 10,002 होता है। कहीं कहीं बुक में भी देखिएगा तो डिफरेंट कहीं कहीं मिलेगा। और ये जो होता है शरीर को उल्टा झटका देता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाइएगा वह झटका क्या होगा? तीव्र होगा। तो हम लोग बिजली की तार को हम लोग छू देते हैं तो वहाँ पे करंट बहुत जोर से झटका होता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज जो है हमेशा हाई रहते हैं, इसलिए हम लोग को झटका जो होता है तीव्र लगता है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 18 प्रश्न यहाँ पे करें कि विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से किस में रूपांतरित होती है? विद्युत जो माप यंत्र है इसको हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका रूपांतरण क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा। आप देख सकते हैं ये यांत्रिक ऊर्जा का यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा तो सही है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा वह गतिज ऊर्जा है जिसके योग से स्थितिज ऊर्जा और उसके भागों के स्थिति की प्रणाली को हम क्या करते हैं? संग्रहित ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे कौन कौन सा हो जाएगा? भाप, आप देखिए होगा, भाप जो खाना बनता है। इसके बाद पानी हो गया, इसका उदाहरण हो जाएगा। हवा हो गया, इसके बाद तरल ईंधन हो जाएंगे, या टरबाइनों की शक्ति प्रदान, ये सब जो हो जाएंगे यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। 19 प्रश्नों को देखिए। 19 प्रश्न करें कि घरेलू खाना पकाने की गैस जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, ये मुख्य रूप से होते हैं किसके होते हैं? हाइड्रोजन एवं एसिटिलीन के, मीथेन एवं एथेन के, एथिलीन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के, डी कर है कि ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप के। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन जो हो रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप में, क्योंकि जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है यह एलपीजी होता है। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कहीं कहीं कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछ भी दिया जाता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। क्योंकि एलपीजी में मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती है, जो प्राकृतिक गैस के रूप में मीथेन और ईंधन के रूप में होती है। यह बहुत हल्की गैस होती है और प्रोपेन का जो रासायनिक संगठक होता है वह C3H होता है। इसका जो किसका संगठन है? तो प्रोपेन का। इसको भी आपको ध्यान में
रखना होगा। और ब्यूटेन का जो रासायनिक संगठन होता है वह कौन होता है? C4H10 होता है, C4H10 होता है, क्योंकि इसका जो आप फार्मूला पढ़िएगा तो इसका फार्मूला होता है कि CnH2n+2 होता है। उसी तरह अगर यह आपको अगर पढ़िएगा तो बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपेन होता है 3 होता है, इसकी संख्या 3 होता है, मेथ होता है, ईथ होता है, प्रोप होता है, ठीक है, 10 तक होता है, 3 हो गया तो यहाँ पे हो जाता है 3, तो 3 दूनी के 6 व 2 8 हो गया, तो हो गया कि नहीं, C3H8। इसी तरह निकाला जाता है इसको। इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं 20 जो प्रश्न करे कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है वह कौन सा हो जाएगा? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक अवकोष की नाभिक। तो रदरफोर्ड के द्वारा सीधा सीधी बात है कि रदरफोर्ड जी ने नाभिक की खोज किया था, परमाणु की नाभिक की खोज किया था। और इसमें जो है अल्फा जो कण है वह बहुत उत्तरदायी होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड जी का। और रदरफोर्ड जो है रदरफोर्ड मॉडल की खोज कैसे हुआ था? तो परमाणु जो होता है रदरफोर्ड का ग्राह्य मंडल नाभिक के चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ पे घूमता है, नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। जैसे सूर्य जो है ये परिक्रमा जो माफ कीजिए जैसे ग्रह हो जाएंगे वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो ग्राह्य मॉडल है यह नाभिक के चारों ओर घूमते आपको देखते हैं। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु की नाभिक की खोज किए थे। नाभिक की खोज रदरफोर्ड किए थे, कब किए थे? तो 1911 में किए थे। उन्होंने अल्फा कणों को एक किरण की सोने की पत्री पर भेजा था और सोने की परमाणुओं द्वारा कणों के विक्षेपित करने की जो तरीके का अवलोकन किए थे रदरफोर्ड, वह जो होता है वह रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 21 प्रश्न है कि वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप होता है वह क्या कहलाता है? तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, वैद्युत अपघटन सेल, सांद्रण सेल की प्रकाश रासायनिक सेल कहलाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है दोस्तों कि विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। और विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं या जिनमें ऊर्जा देने के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है उसी को हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। बिल्कुल हो गया। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22 प्रश्न करें कि समांगी जिसको हम सदृश्य मिश्रण कहते हैं इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफ्लोरो तथा जल, और डी में दिया है पेट्रोल तथा जल। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है, गन पाउडर यहाँ पे सही हो रहा है। अब रहा बात कि समांगी मिश्रण जो है ये क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण जो वैसा मिश्रण है जो एक सजातीय मिश्रण जो गैसीय अवस्था में, तरल अवस्था में और ठोस मिश्रण होता है, जिसमें दिए गए जो नमूने होते हैं इसके घटकों का समान अनुपात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ये पदार्थों को केवल एक चरण में देखने को मिलता है। और इसके उदाहरण जैसे चीनी का घोल कह सकते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो चीनी का घोल हो जाएगा। इसके उदाहरण की बात करें चीनी का घोल हो जाएगा। उसी प्रकार नमक का भी घोल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? नमक का घोल हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का घोल हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का घोल हो जाएगा। तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। शराब और पानी का मिश्रण हो जाएगा। पेट्रोल जैसे कह सकते हैं पेट्रोल और तेल का मिश्रण हो जाएगा। सोडा वाटर का हो जाएगा। तो ये गन पाउडर हो जाएगा। ओके, 23 प्रश्नों को देखिए। 23 प्रश्न कर रहा है कि अस्फीतिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। यहाँ पे ये देख सकते हैं अस्फीतिक है। आपके दिमाग में आया होगा कि सर अस्फीतिक क्या होता है, ये भी तो प्रश्न आया होगा, तो जरूर इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, ये वाला सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये जो होता है सिलिकॉन जो होता है ऑक्सीजन की चतुष्फलकीय से बना होता है और ये जो चतुष्फलकीय से साझा करता है और इसका जो अणु सूत्र होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अस्फीतिक कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अस्फीतिक जो होते हैं रंगहीन होते हैं, पारदर्शी होते हैं, पारदर्शी जिसको हम देख सकते हैं, निर्मल होते हैं और शीत प्रभाव उपरत्न होते हैं। अस्फीतिक ये रत्न है, ठीक है।
इसको कई जगहों कई नामों से जाना जाता है, जिसे सफ़ेद बिलौर बोला जाता है, अंग्रेजी में रॉक क्रिस्टल बोला जाता है, संस्कृत में सीतोपल बोला जाता है, शिवप्रिय बोला जाता है, कांचमणि बोला जाता है, फीटक बोला जाता है, बहुत सारा नाम से इसको बोला जाता है। किसको? तो स्फटिक को। स्फटिक कहाँ मिलता है? तो यह बर्फीली पहाड़ों पर तथा बर्फों पर एक छोटे छोटे टुकड़े के रूप में मिलता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 24। देखिए बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। 24 प्रश्न कर है कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तो वहां पे क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है Mg होता है संकेत, और क्लोरीन का होता है Cl। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, क्या हमको रिएक्शन देखने को मिलता है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बी कह रहा है कि प्रत्येक क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, सी एक सहसंयोजक बंधन बनाता है, डी प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि प्रत्येक मैग्नीशियम जो परमाणु होता है वह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अब देखिए मैग्नीशियम क्या है? यह एक रासायनिक तत्व है जिसका संकेत Mg होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या 12 होता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे बताते हैं मैग्नीशियम, तो इसका होता है अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो 2 8 2 होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गए, तो यह हो गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक है, और ये जो है पृथ्वी का 8वां बहुला उपलब्ध तत्व माना जाता है। कौन सा? तो मैग्नीशियम। क्लोरीन की बात कर लेते हैं। हाँ, क्लोरीन की अगर बात करें तो हाँ क्लोरीन है ना साथियों, ठीक है। क्लोरीन जो है ये भी एक रासायनिक तत्व है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7 हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो 7 हो गए। ओके, और ये जो होते हैं जो महासागर होते हैं उसके जल में ये क्लोरीन की जो प्रचुर मात्रा में लवण क्या होते हैं? घुले रहते हैं, और सामान्य तापमान पर सामान्य दाब पर क्लोरीन गैस के रूप में इसका क्लोरीन गैस पाई जाती है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 25, इसको भी देख लीजिए, बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। 25 प्रश्न करे कि वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है वह क्या होता है? ऑक्सीकारक तथा अवकारक, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हाइड्रोजन पराऑक्साइड अब साथियों क्या है? तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो है एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक दोनों के रूप में काम करता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड जो कि अभिक्रिया करने वाली प्रजातियों की प्रकृति पर निर्भर करता है, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। ओके, तो मैं आपके लिए 25 प्रश्नों को लिए थे, और बहुत सारे प्रश्न हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो जिससे आपको बोरियत फील होगा। तो ऐसा नहीं है, हम लोग प्रश्नों को कम ही करेंगे, अच्छे तरीका से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आज की लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आप साथी आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो ज़रूर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, इस चीज़ को भूलिएगा मत, और इसे शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।